आपके मोबाइल इंटरनेट को लेकर एक बड़ी जरूरी खबर आई है। इंटरनेट सस्ता होगा या महंगा होगा या ज्यादा स्पीड मिलेगी, ये सब डिसाइड होने वाला है, क्योंकि इंडिया की दो बड़ी कंपनियों ने शिकायत फोड़ दी है। किसके खिलाफ शिकायत की है? इलॉन मस्क की इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के खिलाफ, जो कुछ ही हफ्तों में इंडिया में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू कर सकती है। और शुरू होने के बाद भारत के दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट का विस्तार होगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये तो अच्छा कदम है, लेकिन इंडियन कंपनियां क्यों इसकी मुखालफत पर उतर आई हैं? ऐसा क्यों दिख रहा है? आखिर क्यों? इस पूरे मसले को हम आज अच्छे से समझेंगे, आपका फायदा नुकसान भी जानेंगे आज, और सब कुछ पे बात करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, Higher and Sonata. Where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जल्द शुरू हो सकती है। एक इंटरव्यू के दौरान टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए औपचारिक मंजूरी जल्द मिल सकती है। पहले सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा था, फिर आगे की बात करेंगे। स्टारलिंक की लाइसेंस की प्रक्रिया करीब करीब संपूर्ण हो चुकी है। हमने LOI ऑलरेडी इशू कर दिया है उनको, और मुझे लगता है शीघ्र ही उनको लाइसेंस भी मिल जाएगा। ये रहा प्रथम कदम। द्वितीय कदम, लाइसेंस मिलने के बाद इन स्पेस के साथ सुचारू रूप से उनको अप्रूवल लेना पड़ता है। इन स्पेस की प्रक्रिया है जिसके आधार पर तीनों लाइसेंस होल्ड धारकों को वो अप्रूवल लेनी होगी। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस की 8 मई 2025 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने से जुड़ा लाइसेंस मिल चुका है। दी प्रिंट में छपी मंगलवार 3 जून की एक रिपोर्ट है, उसमें एक इंटरव्यू है। इसकी पुष्टि करते हुए टेलीकॉम मिनिस्टर ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी DOT से स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट यानी आशय का पत्र जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि स्टारलिंक को अब सिर्फ स्पेस रेगुलेटर इन स्पेस की मंजूरी मिलना बाकी है। भारत के स्पेस रेगुलेटर का नाम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, शॉर्ट में कहें तो इन स्पेस है, जो भी बताया हमने। तो यह खबर सामने आई, इसके बाद भारत की धुरंधर टेलीकॉम कंपनियों जियो और एयरटेल के पेट में दर्द शुरू हो गया। क्यों? वो जानने के लिए पहले बेसिक्स क्लियर कर लिए तो मामला अच्छे समझ में आएगा। अब आपको बताते हैं कि स्टारलिंक की खासियत क्या है। आपको बताई है कि ये सैटेलाइट सेवा है, यानी आपके घर के पास वाले खंबे तक डिवाइस लगाने की या तार दौड़ाने की जरूरत नहीं है। बिना तार और बिना टावर के आपके घर पर इंटरनेट मिल सकेगा। चूंकि फिजिकल कनेक्शन की बाध्यता नहीं है, इसलिए गांव गिरात में दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट आसानी से चल सकेगा, बस डिवाइस लगाना होगा। मान लो कि आप ट्रैवल ब्लॉगर हो आप, और लद्दाख घूमने गए हो, ऐसी जगह जहां पर इंटरनेट मुश्किल से मिलता है। आप जिस इलाके में है वहां पर नेटवर्क का नामो निशान भी नहीं है। आपको वहां से या एक वीडियो शूट किया है आपने और YouTube पर अपने डालना है, अपलोड करना है, तो आप क्या करेंगे? वही सैटेलाइट इंटरनेट का सबसे ज्यादा काम आपको मिलेगा, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इंटरनेट के लिए आप डिवाइस लगाएंगे, एंटीना लगाएंगे, बढ़िया स्पीड में हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लगेगा और आपका काम हो जाएगा। अब ये ब्रॉडबैंड, जो यूजुअल ब्रॉडबैंड है, फाइबर ब्रॉडबैंड है, उसके मुकाबले कितना अलग है, इसे जानिए। अब तक ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल टावर या फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाकर इंटरनेट की सुविधा देती रही हैं। इसमें मीलों लंबी केबल बिछाने की जरूरत पड़ती है। स्टारलिंक ये काम लोअर अर्थ ऑर्बिट, मतलब पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उपग्रहों के जरिए करता है, उनके जरिए इंटरनेट सेवा देता है। नॉर्मल सैटेलाइट धरती से कम 1000 किलोमीटर की दूरी पर घूमते हैं। स्टारलिंक के सैटेलाइट धरती से 500 से 550 किलोमीटर की दूरी पर घूमते हैं। इसका सोर्स BBC है। अब आपने इंटरनेट का मेन फीचर जान लिया। अब लौटते हैं खबर पर। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर में बताया गया है कि देश की दो दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां, जिनका नाम हमने बताया, रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल,
उनका प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुप ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के प्रस्तावित कीमतों को लेकर चिंता जताई है। इनका कहना है कि अगर सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कीमतें अनजस्टिफाइबली लो या अनुचित रूप से कम दरों पर तय करती है तो इससे एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज स्टारलिंक जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा और उन्हें यानी रिलायंस जियो और एयरटेल उनके बिजनेस को नुकसान होगा। अनजस्टिफाइबली लो को थोड़ा और खोलते हैं, जानते हैं कि इसका मतलब है क्या। अनजस्टिफाइबली लो यानी किसी सेवा या उत्पाद की वो कीमत जो इतनी ज्यादा कम है कि उसका कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है, उसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया जा सकता। यह मूल्य समान बिजनेस नियमों के हिसाब से सही नहीं होता है, मार्केट में प्रतिद्वंद को खत्म करता है। अब आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि एक दुकानदार 70 रुपए लीटर वाला दूध 40 रुपए में बेच रहा है। यह कीमत इतनी कम है कि दुकान को नुकसान हो रहा है और कोई ठोस कारण भी नहीं बताया जा रहा है। अगर यह सिर्फ आस पड़ोस की दूसरी दुकानों को बंद करवाने के लिए किया जा रहा है तो इसे ही अनजस्टिफाइबली लो कहेंगे। अब हालिया खबर के संदर्भ से समझे तो सैटेलाइट से इंटरनेट देने वाला जो बैंड होता है, जैसे 2G, 3G, 4G या 5G स्पेक्ट्रम होते हैं, तो सैटेलाइट वाले स्पेक्ट्रम की कीमत जो है इतनी कम रखी गई है कि उसको जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने 29 मई को एक लेटर लिखा। चिट्ठी ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री को संबोधित थी। कहा गया कि ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रस्तावित किए गए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के प्राइसिंग का स्ट्रक्चर उस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। दरअसल मई में ट्राई ने प्रस्ताव दिया था कि सैटेलाइट सर्विस देने वाली जो इंटरनेट कंपनियां हैं अपनी सालाना कमाई का 4% सरकार को दें। यह बात नॉन सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों को चुभी। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी वही COAI ने कहा कि 4% की दर पारंपरिक दूरसंचार कंपनियों के मुकाबले बहुत कम है। पारंपरिक टेलीकॉम कंपनियां स्पेक्ट्रम पाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। कितना ज्यादा? सैटेलाइट कंपनियों के मुकाबले 21% ज्यादा। अब यह तो एक डर हो गया। दूसरा डर है कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने नीलामी के जरिए 5G का जो स्पेक्ट्रम है, जो 5G इंटरनेट चलता है उसके लिए स्पेक्ट्रम रखता है, उसको हासिल करने के लिए पिछले कुछ सालों में लगभग $20 अरब का निवेश किया है। कई सालों की संख्या है। अब उन्हें डर है कि स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज वाले कम दाम पर स्पेक्ट्रम हासिल कर सकते हैं, सेम टाइप की इंटरनेट सेवा यूजर को भी दे सकते हैं। यानी जियो और एयरटेल को लग रहा है कि स्टारलिंक स्पेक्ट्रम खरीदने में कम पैसा खर्च करेगी क्योंकि नियम ऐसा कहते हैं, और कम पैसे में स्पेक्ट्रम लेने के बाद कमोबेश वैसी ही सेवा देगी जो ज्यादा पैसे चुका के जियो और एयरटेल देते आए हैं। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि प्रति मेगाहर्ट्ज मूल्य दोनों के लिए यानी सैटेलाइट और नॉन सैटेलाइट के लिए बराबर या कम से कम तुलनात्मक तो होना ही चाहिए। अब आपको यह बताते हैं कि स्टारलिंक क्या चाहती है। उसका कहना है कि भारत सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी न करे बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की तरह लाइसेंस दे। स्टारलिंक ने एडमिनिस्ट्रेटिव लाइसेंसिंग की वकालत की है। स्टारलिंक के मुखिया का कहना है कि स्पेक्ट्रम एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे कंपनियों द्वारा शेयर किया जाना चाहिए। बता दें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लाइसेंसिंग स्पेक्ट्रम बांटने का एक तरीका है। इसमें सरकार किसी कंपनी को लाइसेंस या स्पेक्ट्रम आवंटन बिना किसी नीलामी के सीधे अपने नियमों और शर्तों के आधार पर देती है। इसको आगे समझाएंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लाइसेंसिंग है, इसका आधार बना साल 2023 में जब मोदी सरकार टेलीकॉम एक्ट लेकर आई। फिर अक्टूबर 2024 में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात साफ कर दी थी कि अब नीलामी का सिस्टम वही नहीं रहेगा, लाइसेंसिंग होगी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइसेंस दिया जाएगा। अब आमतौर पर टेलीकॉम कंपनियां बोली लगाकर स्पेक्ट्रम खरीदती हैं, इसे नीलामी कहते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लाइसेंसिंग में कुल मिलाकर यह सरकार पर निर्भर है कि कितना स्पेक्ट्रम बांटा जाए, किसे दिया जाए, उसकी कीमत क्या होगी। यह कीमत मार्केट प्राइस से कम भी हो सकती है और पूरी तरह से सरकार के फैसले पर
निर्भर है। यह तरीका आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब सरकार नई तकनीक को बढ़ावा देना चाहती है, जैसे सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में सरकार की मंशा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर है। लेकिन कई बार इसे लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता पे सवाल उठते रहे हैं। इसलिए भारत की सभी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां, खासतौर से रिलायंस ने स्पेक्ट्रम के नीलामी के लिए सरकार से पैरवी की थी, ऐसी खबरें बताती हैं। लेकिन सरकार ने नामंजूरी दिखाई थी और फिर लाइसेंसिंग वाली बात हो गई। तो दो खास कंपनियों की चांदी हो गई। एक तो स्टारलिंक जो आपने सुना, दूसरी कंपनी है अमेज़न की कुइपर। जी हां, इकोनॉमिक टाइम्स की पत्रकार किरण राठी की कुछ दिनों पहले छपी एक रिपोर्ट बताती है कि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भी भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च के लिए भारत सरकार के टेलीकॉम विभाग से संपर्क कर रहे थे। मांग की थी कि नीलामी नहीं, लाइसेंस होनी चाहिए और उसके अप्रूवल का प्रोसेस तेज किया जाए, ऐसी उनकी मांग थी। लेकिन स्टारलिंक और कुइपर में फिलहाल स्टारलिंक भारत में सेवा जल्दी शुरू कर सकती है, मतलब काफी करीब है। टाइमलाइन आप देख लीजिए। स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए पहली बार नवंबर 2021 में दूरसंचार विभाग यानी डीओटी में लाइसेंस के लिए आवेदन किया। यह आवेदन रेगुलेटरी और सुरक्षा चिंताओं के कारण परवान नहीं चढ़ सका। रिवाइज नियमों के तहत स्टारलिंक ने दोबारा आवेदन किया, लेकिन काफी समय ठंडे बस्ते में रहा। एलन मस्क ने अप्रैल 2024 में भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात में स्टारलिंक की भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत, निवेश के अवसर और प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद स्टारलिंक की भारत में एंट्री का रास्ता तेजी से आगे बढ़ा। स्टारलिंक को 7 मई 2025 को डीओटी से जीएमपीसीएस लाइसेंस के लिए लेटर ऑफ इंटेंट यानी एलओआई प्राप्त हुआ। अब सिर्फ INSpace से ही अंतिम मंजूरी बाकी है। इस मंजूरी के बाद कंपनी को टेस्ट स्पेक्ट्रम आवंटन और फिर कमर्शियल स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में स्टारलिंक की भारत प्लान के बारे में कुछ जानकारियां आती हैं सामने। इसके तहत स्टारलिंक मुंबई, पुणे और इंदौर में 3 गेटवे और मुंबई में एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस स्थापित करने वाली है। पिछले साल जनवरी तक स्पेस एक्स स्टारलिंक ने 7000 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा था। कुल मिलाकर स्टारलिंक की पूरी तैयारी है। जानकारों का कहना है कि इसीलिए भारतीय टेलीकॉम को चिंता सता रही है। कंपनियों की इस चिंता को समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। कि एक तो सैटेलाइट जो है बहुत ही निश सर्विस है। वो सर्विस का जो स्पीड है, जो कि अपलोड स्पीड है, मतलब डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड दोनों, वो मोबाइल ऑपरेटर के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर आप स्टारलिंक के वेबसाइट में जाएंगे तो देखेंगे उनका पब्लिश्ड अपलोड स्पीड इज बिटवीन 5 Mbps to 25 Mbps। और अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन देखें जिनके साथ में वो अपना प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हैं उनका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। सर्विस में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वहाँ लेंगे जहाँ पे आपको ब्रॉडबैंड नहीं मिलेगा, ऑप्टिकल फाइबर नहीं मिलेगा या FWA नहीं मिलेगा, जियो फाइबर नहीं मिलेगा, वहाँ लेंगे। और इसीलिए जो है ये दोनों सर्विसेज जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो खतरा उनको लग रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों खतरा लग रहा है। और अब सबसे जरूरी बात कि आपका क्या फायदा और हर महीने कितना रुपया पैसा खर्च होगा अगर स्टारलिंक भारत आ जाता है। तो इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर में कहा गया है कि स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को शुरुआती कीमत यानी $10 यानी करीब 850 रुपए के प्रति माह के रेट पर लॉन्च कर सकती है। अब हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि यह कीमत 3000 रुपए से 7000 रुपए प्रति माह तक भी हो सकती है, जो चुने गए प्लान और क्षेत्र पे, इलाके पे निर्भर करेगा। अतिरिक्त उपभोक्ताओं को सैटेलाइट डिश और वाईफाई राउटर भी युक्त स्टारलिंक हार्डवेयर किट खरीदना होगा। अब इंडिया टाइम्स एक वेबसाइट है, वहां छपी एक रिपोर्ट बताती है कि ट्राई ने स्टारलिंक को शहरी ग्राहकों के लिए 500 रुपए का मासिक शुल्क, 4% रेवेन्यू शेयर, 8% लाइसेंसिंग फीस और 3500 सालाना स्पेक्ट्रम फीस का सुझाव दिया है। हालांकि यह अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है। इसमें 600 Gbps
से लेकर 700 Gbps का बैंडविड्थ प्रदान किया जाएगा। स्टारलिंक की हार्डवेयर किट की कीमत करीब 30,000 रुपए है। वैसे तो अब तक स्टारलिंक ने भारत में अपने इंटरनेट प्लान लॉन्च नहीं किए हैं, लेकिन पड़ोसी देश भूटान में चल रही स्टारलिंक इंटरनेट की सेवाओं से भारत में कीमत का अंदाज लगाया जा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में भूटान के उदाहरण से बताया है कि भारत में इसकी क्या कीमत हो सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भूटान में स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट वाला रेजिडेंशियल लाइट प्लान हर महीने 3,000 भूटानी करेंसी का पड़ता है। भारत और भूटान की करेंसी नोंगलुम की कीमत करीब करीब बराबर है। इसलिए अगर कंपनी भूटान की तरह यहां भी प्लान लॉन्च करती है तो भारत में भी यही प्लान 3,000 रुपए के आसपास पड़ना चाहिए। लेकिन एक परेशानी और है। दरअसल भारत में विदेशी डिजिटल सेवाओं पर 30% का मोटा टैक्स वसूला जाता है। इसलिए भारत में स्टारलिंक की सेवाएं भूटान के मुकाबले कुछ महंगी भी हो सकती हैं। इस रिपोर्ट में भारत में स्टारलिंक की सर्विस 3,500 रुपए से लेकर 4,500 के बीच रहने की बात कही गई है। इसमें भी हम एक्सपर्ट की राय लेते हैं, वो सही बताएंगे। तो 800 रुपये अगर आपने दिया, इतने कम कस्टमर से ज्यादा आप कर नहीं पाओगे, तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर का प्राइस का इतना कम होगा कि उनको कोई रेवेन्यू नहीं बनेगा। और दूसरी बात यह है कि इतने कम कस्टमर्स हैं जो कि लेंगे सर्विसेज, वो एफ्लुएंट कस्टमर्स होंगे, तो उनके पास में डिवाइस में खर्चा करने के लिए पैसे होंगे और वो वहां पे रह रहे होंगे कि जहां पे मोबाइल ब्रॉडबैंड नहीं है, तो वो क्यों 800 रुपये में जो है वो सर्विसेज बेचेंगे? दे विल बी फूलिश टू सेल दैट। तो मेरे हिसाब से 800 रुपये में तो मिलने वाला है नहीं। अगर मिला तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होंगे, जैसे आप 50 GB से ज्यादा डेटा यूज नहीं कर पाएंगे, हैं आप ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है। जब कैपेसिटी नहीं है तो वो किसी हालत में जो है वो सर्विसेज प्राइसेस जो है 800 रुपये में दे नहीं पाएंगे, ये मेरा मानना है। बाकी आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी प्रदीप ने। चलते चलते एक जरूरी सूचना, इस बार गेस्ट इन द न्यूज रूम में हमारे मेहमान हैं एक्टर आमिर खान। जी हां, अगर आप इस एपिसोड के शूट के दौरान लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, बाकी खुद ब खुद समझ जाएं। हम बता दें कि शूट की तारीख है 8 जून। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिए लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।